तो हम लोग जो है बोर्स मॉडल पढ़े, तो बोर्स मॉडल में भी बहुत सारा शॉर्ट कमिंग्स है, उसमें ड्रॉबैक है, वो भी पढ़ लिए। तो जो ड्रॉबैक है यानी जिस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको जो है आगे दो नया चीज़ को सीखना पड़ेगा, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ एटम और मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको हमको रेक्टिफाई करना है, उसको ओवरकम करना है। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को सूटेबल और जनरल मॉडल ऑफ एन एटम बनाएं जो कि सारे एटम के लिए सूटेबल है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अब हम लोग को क्या तैयार करना होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इम्प्रूवमेंट कौन किया बोर्स मॉडल में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जब तक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है जो डिफ़िकल्टीज है बोर्स मॉडल के साथ वो इम्प्रूव नहीं हो। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों को दो नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ एटम और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब हम ये दोनों सीख लेंगे तभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप करने से पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी ना होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों, जब दोनों को हम कंसीडर करेंगे तभी जो है हम ओवरकम कर सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स को। दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे तो ओवरकम नहीं कर सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स को, और ना ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप होगा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप करने से पहले हमको ये दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे आवाज समझ में क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो सबसे पहला आदमी जो डुअल बिहेवियर के बारे में डिस्कस किए थे वो कौन थे, आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है फाइनली 1905 में आइंस्टीन जो बताया कि जो लाइट है ना, सनलाइट है और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सारे लाइट में डुअल बिहेवियर का मतलब हुआ उसमें वेव का भी कैरेक्टर है और पार्टिकल का भी कैरेक्टर है। सबसे पहला आदमी जो कंफर्म किए इस बात को, लाइट में डुअल बिहेवियर होता है, मतलब लाइट पार्टिकल बिहेवियर भी देता है और वेव बिहेवियर भी देता है। ये सबसे पहला आइंस्टीन ने बताया 1905 में, और वो थियोरेटिकल रूप में बताया, कोई मैथमेटिकल नहीं बताया। बोला कि ये दोनों बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इस बात का पता चल गया, आइंस्टीन ने ही बता दिए कि डुअल बिहेवियर होता है लाइट में। बाद में और भी साइंटिस्ट वर्क किए, उसमें डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, ये तो अमेरिकन है, ये फ्रेंच है। ठीक है ना। ये फ्रेंच साइंटिस्ट जो है 1923 में बताया कि सिर्फ लाइट ही नहीं, जिस तरह लाइट में डुअल बिहेवियर है उसी तरह दुनिया के हर मैटर में डुअल बिहेवियर है। ठीक है, आइंस्टीन तो सिर्फ लाइट के बारे में बताए थे ना कि लाइट में डुअल बिहेवियर है। डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, लाइट ही नहीं, दुनिया का हर चीज में डुअल बिहेवियर है। मतलब दुनिया का में जितनी भी चीजें हैं सब में पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर भी है। दुनिया में कोई चीज ऐसा है ही नहीं जिसके पास ये दोनों बिहेवियर नहीं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के हर मैटर के पास। ठीक है, तो आइंस्टीन सिर्फ लाइट के बारे में बताया और ये बोले नहीं, दुनिया का हर मैटर में डुअल बिहेवियर है, सारे मैटर इस दुनिया में डुअल बिहेव करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, तो अब कंफर्म हो गया। उसके बाद इन्होंने इसके अलावा उन्होंने रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर दिया वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर में, एक मैथमेटिकल रिलेशन को भी वो डेवलप करके दिया। समझ गए। वेव का कैरेक्टर क्या होता है, वेवलेंथ, और पार्टिकल का कैरेक्टर क्या होता है, मास। ठीक है, पार्टिकल का कैरेक्टर क्या होता है, मास, और वेव का कैरेक्टर क्या होता है, वेवलेंथ। तो उन्होंने इस दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए। और वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये क्या है, वेव कैरेक्टर, मास क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जिसके पास मास ज़्यादा है पार्टिकल बिहेवियर ज़्यादा होगा, वेव बिहेवियर कम, और जिसके पास लैम्डा ज़्यादा है इसका मतलब मास कम है।
इसलिए वेव बिहेवियर जनरली माइक्रो पार्टिकल्स में होता है, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, लाइट में, जो माइक्रो पार्टिकल जो दिखता नहीं है हमको, उसमें वेव बिहेवियर ज़्यादा होता है। और हम लोग क्या हैं, हम लोग में वेव बिहेवियर नेग्लिजिबल अमाउंट में है ना। वेव बिहेवियर तो हम लोग में भी है, तब ना हम किसी के फीलिंग को भी समझते हैं, नहीं पूरा समझते हैं, थोड़ा बहुत तो जरूर आइडिया लगाते हैं, है ना। तो वेव बिहेवियर तो है हमारे अंदर भी, है कि नहीं। एक जानवर है, उसके पास भी वेव बिहेवियर है, वो भी फीलिंग को समझता है। आई बात समझ में, हाँ। तो वेव बिहेवियर है हम लोग में भी, लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, समझ गए ना। और जो माइक्रो, हम लोग मैक्रो हो गए, हम लोग क्या हो गए, मैक्रो। दो तरह का पार्टिकल होता है, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। दो तरह का मैटर होता है ना, मैक्रो एंड माइक्रो। तो हम लोग क्या है, मैक्रो। हम लोग क्या है, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। जिसको देख सकते हैं, जो दिखता है हमको, वो सब मैक्रो है। जो हमारे आंख से दिख रहा है, जितना चीज दुनिया में, वो सारे के सारे मैक्रो है। और जो हमारे आंख से नहीं दिख रहा है, वो माइक्रो है। जो विजिबल रेंज में आ रहा है वो मैक्रो, और जो विजिबल रेंज से बाहर है वो माइक्रो। समझ गया ना। इसके पास वेव बिहेवियर ज़्यादा होता है और इसके पास पार्टिकल बिहेवियर ज़्यादा होता है। मैक्रो के पास पार्टिकल बिहेवियर ज़्यादा होता है और माइक्रो के पास वेव बिहेवियर ज़्यादा होता है। इस बात को याद रखना है। समझ में आ गया ना, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो पार्टिकल एंड माइक्रो पार्टिकल, ठीक है, दो तरह का पार्टिकल होता है। समझ में आ गया, हाँ। तो मैक्रो का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मास, और माइक्रो का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश किया, लैम्डा इक्वल टू h/mv। m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ व्हिच इट इज मूविंग। तो mv मतलब क्या हो गया, मोमेंटम। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। आगे बात समझ में। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल बिहेवियर एंड वेव बिहेवियर। This indicates the particle behavior and this indicates the wave behavior. Both are inversely proportional to one another. एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। याद रहेगा ना, लेमडा बढ़ा तो मास कम, मास बढ़ेगा तो लेमडा कम हो जाएगा, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और v वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी तो सबके साथ है, मैक्रो माइक्रो सबके साथ चलता है ना। मेन तो यहाँ मास है। आ गया समझ में ना, क्लियर। तो ये हुआ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। यही डुअल बिहेवियर को जो है बता रहा है। ये रिलेशन कौन बनाए थे, मिस्टर डी ब्रॉगली, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली सिर्फ यही नहीं कहे कि दुनिया के सभी चीज के पास डुअल बिहेवियर है, उन्होंने इस डुअल बिहेवियर को आपस में रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर दिया कि दोनों चीज एक एग्जिस्ट करता है सेम में, इसका मतलब दोनों में रिलेशन है, ठीक है ना। किस तरह का रिलेशन है वो बता दिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो हम लोग ये जो डुअल बिहेवियर दिया है डी ब्रॉगली, उसको हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, मैथमेटिकली कैसे लाया गया, जरा उस चीज को, ठीक है। तो ये एक दिन हम बताए भी हैं, फिर से हम बता रहे हैं। E इक्वल टू mc², कौन दिए थे, आइंस्टीन। E इक्वल टू h/μ, ये कौन दिए, प्लैंक्स, बताए थे हमें, बताया ना, हैं। ये किसने दिया है, आइंस्टीन ने। ये किसने दिया है, प्लैंक्स ने। दोनों एक ही चीज का दिए, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो mc² इक्वल टू h/μ होगा कि नहीं, हैं, ठीक है। उसके बाद इधर mc² इक्वल टू h/μ के बदले क्या लिख सकते हैं, c/λ, हाँ।
लिख सकते हैं ना। अब इधर सी स्क्वायर इधर सी है तो एक कट गया, तो बचेगा क्या, एम सी इक्वल टू एच बाय लेमडा। उसके बाद लेमडा को हम इधर ले आएंगे, हो जाएगा एच बाय एम सी। सी क्या है, वेलोसिटी। तो अगर सी रखते हैं तो सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए होगा, सी अगर सिर्फ रखेंगे तो क्या होगा, माइक्रो पार्टिकल होगा। मैक्रो पार्टिकल के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाइकेबल कर दें तो उसके लिए सी को रिप्लेस कर देंगे भी से। समझ गया ना। तो इन जनरल इसको हम लोग लिखते हैं एच बाय एम भी, क्योंकि सी अगर रखते हैं तो सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए सी को हम रिप्लेस कर देंगे भी से। सी और भी दोनों तो वेलोसिटी ही ना है, आई बात समझ में। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से रिप्लेस किए। सी का वैल्यू फिक्स है लेकिन भी का वैल्यू फिक्स नहीं होगा, इतना ही अंतर है। सी का वैल्यू फिक्स है लेकिन भी का वैल्यू फिक्स नहीं होगा, तो डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट वेलोसिटी होगा। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, समझ में आ गया है? तो इसको ये भी लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या है, मोमेंटम। पी क्या है, मोमेंटम। 9th में पढ़ा है ना, मोमेंटम। तो उसी का सिंबल है, आया समझ में बात। इसके अलावा इससे हम लोग और भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया इसको। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चलते हैं। हम अब इस वेवलेंथ का रिलेशन और भी इस्टेब्लिश कर देंगे काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। यही होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ मास को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इक्वल टू हाफ, दोनों तरफ करेंगे तो इधर m स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद इस 2 को हम इधर ले आ लेंगे तो क्या होगा, 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m स्क्वायर b स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, 2m काइनेटिक एनर्जी m स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी। क्या हो जाएगा, एम भी। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बाय एम भी होता है कि नहीं। हाँ, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो इससे हमको क्या मिलेगा, एम भी इक्वल टू एच बाय लेमडा मिलेगा। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। तो एम बी को हम रिप्लेस कर देंगे एच बाय लेमडा से। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एम बी के बदले क्या लिख सकते हैं, एच बाय लेमडा लिख सकते हैं ना। तो निकला कि नहीं लेमडा का वैल्यू। हाँ, लेमडा अब इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो जिस बॉडी का निकालेंगे, तो वेवलेंथ, यानी ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मास से रिलेशन तो था ही, हम इसी के हेल्प से वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से ले लेंगे, तो इससे भी एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो डुअल बिहेवियर से हमको 2 रिलेशन मिला। एक रिलेशन मिला वेवलेंथ और मास में, दूसरा रिलेशन मिला वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डुअल बिहेवियर। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की पढ़ाई।